Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our last video, we already completed 2 to 3 question of chapter number 4 and today we're going to start the very important question of chapter number 4, that is multinational corporation, which is also called as MNCs. So in this video lecture, we're going to cover the introduction and role and advantages of MNCs. Okay, so now let's start. First, we have to just know about the meaning of multinational corporations. So friends, in a simple word, I can say that any company or enterprise, we are talking about multinational corporations. So corporations are nothing but we can say that the any company or any enterprises. So in a simple word, we can say that the multinational corporations are nothing but the any company or enterprises which operates in मोर देन वन कंट्री इज़ नोन एज MNCs. मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी एक ऐसा बिजनेस यूनिट या एंटरप्राइज है जो एक से ज़्यादा यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 कंट्रियों के साथ अपना बिजनेस चला रहा है, अपने बिजनेस को अदर कंट्रीज़ में भी ऑपरेट करता है. सो हम वैसी कंपनीज़ को क्या कहते हैं? दोज कंपनीज आर कॉल्ड एज MNCs. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो आपने काफ़ी बार सुना है बट आप नहीं समझ पा रहे होंगे अभी तक कि ये MNCs है. सो एग्जैक्टली ये MNCs का पार्ट होता है. देखिए फ्रेंड, जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको बताना चाहूँगी HU, जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर. ठीक है, सो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका हेड क्वार्टर, अब बेसिकली जो MNCs होते हैं ना, दे लोकेटेड इन वन कंट्री, उसको हम कहते हैं हेड क्वार्टर. ठीक है, होम कंट्री. और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है इनटू द डिफरेंट कंट्रीज़. ठीक है, सो जैसे मैं आपको बताऊँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये एक जो है मल्टीनेशनल कंपनी है और ये लेकिन हमारे मुंबई का है. इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई अंधेरी में है. ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट आप बार बार सुनते हैं, इसका हेड क्वार्टर वॉशिंगटन में है. नोकिया आपने बार बार सुना है फ्रेंड्स, इसका हेड क्वार्टर जो है फिनलैंड में है. पेप्सिको है, सो न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है. नेस्ले आप सुनते हो कंपनी के बारे में, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है. कोका कोला आप सुनते हैं, नॉर्थ अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर है. लेकिन बात ये हो रही है, हेड क्वार्टर्स तो आपने देखा मुंबई, वॉशिंगटन, फिनलैंड, न्यूयॉर्क, स्विट्ज़रलैंड एंड अमेरिका में, बट स्टिल इनकी ब्रांचेस जो है वो हर जगह पाई जाती है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट हमारा नहीं है प्रोडक्ट, लेकिन इसकी ब्रांचेस हमारे यहाँ इंडिया में भी है. नोकिया फिनलैंड का है बट इसके ब्रांचेस यहाँ पे भी है. पेप्सिको न्यूयॉर्क का है बट इसके ब्रांचेस यहाँ पे भी है. अब नेस्ले जो है स्विट्ज़रलैंड का बट इसके ब्रांचेस यहाँ पे है. कोको कोला नॉर्थ अमेरिका का है बट ब्रांचेस इंडिया में भी है. सो इंडिया के जैसे और भी बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में इनके ब्रांचेस होंगे. सो इन्हें हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. सो आपको याद रखना फ्रेंड, एनी कंपनी और एंटरप्राइज विच ऑपरेट्स इन वन और मोर देन वन कंट्री इज़ नोन एज MNCs. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा. और फ्रेंड्स, MNCs की ये खासियत होती है, ये फीचर होता है कि ये साइज़ में बहुत ही ह्यूज होते हैं, जाइंट साइज़ होता है, मतलब बहुत ही लार्ज होती हैं. इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड मनी. एंड इसके अलावा इनके जो एसेट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इनका जो सेल्स होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है. ठीक है, इस वजह से ये जो है बहुत ही अलग अलग कंट्रीज़ में स्प्रेडेड होती हैं. ठीक है, सो इनका हेड क्वार्टर एक कंट्री में होता है जिन्हें हम होम कंट्री कहते हैं और इनके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में. दैट इज़ वाई दीज कंपनीज आर कॉल्ड एज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन. ठीक है, सो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा. स्क्रीन पे मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किए, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मैकडोनल्ड्स, ये सारा कुछ जो है आपके MNCs का पार्ट है. सो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं. ना रोल एंड एडवांटेजेस ऑफ MNCs पे स्विच करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टोटल आई कैन सी दैट देर आर टोटल 17 to 18 पॉइंटर्स आर देयर इन द रोल एंड एडवांटेजेस ऑफ द MNCs. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्किंग यू क्वेश्चन, you just have to write for the 8 to 10 marks now. So you are supposed to only mention 8 to 10 pointers. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. पहला पॉइंट है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. एग्जैक्टली अब क्या होता है ना, जो MNCs है वो एक बड़े लेवल पे डील करता है. सो बेसिकली MNCs जो है डायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है. जैसे एप्पल है, पेप्सिको है या कोका कोला है. सो इनके यहाँ पर काम करने के लिए भी तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना. अगर इन लोगों ने मल्टीपल ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में रखा है तो जिस कंट्री में दी सेट द ब्रांच ना, उस कंट्री की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. अब मैंने यहाँ पे TNC लिखा है बेटा.
MNCs का भी मतलब MNCs होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, आप ये ना भूलें, ठीक है। सो इन्हें हम लोग जो है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस भी कहते हैं। सो ये बेसिकली जो है लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी देती है। इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट कैसे देती है? जैसे कि MNCs जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनसे भी लिंक करती है अपना, जैसे रॉ मटेरियल ख़रीदना है या फिर कोई अदर इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स ख़रीदना है। सो वो जो है जिस किसी भी छोटी या इन डेवलपिंग कंट्रीज से ख़रीदेगा तो इससे क्या आएगा ना, अगर समझो यूरोप, अगर कुछ न्यूयॉर्क में चलो पेप्सिको का अगर चल रहा है बिजनेस, तो अगर उसको रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए तो वो किसी अदर डेवलपिंग कंट्री से भी ले सकता है। सो मतलब आप जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देख के लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, लेकिन जब आप किसी से रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रहे हो तो आप उन लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज FDI। अब क्या होता है बेसिकली जब MNCs होती है, मोर देन आउटसाइड द होम कंट्रीज द MNCs कंट्रोल अबाउट 1/3 ऑफ वर्ल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। MNCs जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है FDI में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है समझिए, अगर स्विट्ज़रलैंड में नेस्ले का हेडक्वार्टर है, ठीक है। सो नेस्ले कंपनी जो है अदर ब्रांचेस ओपन करेगी अलग अलग कंट्रीज़ में, तो इससे क्या होगा ना, अलग अलग कंट्रीज़ में ये लोग FDI कर पाते हैं। सो जितनी भी MNCs है उनका FDI का परसेंटेज वॉज वेरी हाई। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना। अब जैसे कि समझो अगर मुझे मेरा ब्रांच किसी और कंट्री में करना है, इंडिया को, ठीक है, अगर रिलायंस का कोई ब्रांच ओपन करना है चाइना में जाके, सो इंडिया को क्या करना होगा, चाइना वाला पैसा थोड़ी देगा पहले, इंडिया हैज़ टू डू इन्वेस्टमेंट ऑन चाइना, सो इंडिया विल डू FDI ऑन चाइना, ठीक है। सो इससे क्या होता है, 1/3 ऑफ वर्ल्ड का FDI इज टोटली बेस्ड ऑन MNCs, ठीक है। अब एप्पल जो कंपनी है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहीं और है, बट अगर वो यहाँ पर इंडिया में सेटअप करना चाहेगा तो दे हैव टू पे ना। अब जैसे एप्पल का है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी, बेसिकली व्हेन वी डू इंटीग्रेशन विद आउटसाइड द कंट्रीज ना, सो टेक्नोलॉजीज भी इजीली एक्सचेंज हो पाती है, क्योंकि MNCs अलग अलग लेवल पे डील करती हैं। सो MNCs जब अलग अलग ब्रांचेस में डील करती हैं ना, सो ये लोग अपने टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज करते हैं विद द ब्रांचेस कंट्री, ठीक है। फिर है हायर इनकम, बट ऑलवेज लार्ज स्केल है, बहुत ज़्यादा ह्यूज एसेट्स है, सेल्स एंड टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री से इनका एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि हायर इनकम जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द MNCs। एंड देन फॉरेन नेटवर्क एंड एक्सेस ऑफ फॉरेन मार्केट, ईजिली नेटवर्किंग, मतलब आप फॉरेन कंट्री से भी ईजिली नेटवर्किंग कर पाते हो, और साथ ही साथ इससे क्या होता है, फॉरेन मार्केट्स में भी आपको एंटर करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने अगर चाइना में अपना सेटअप करना चाहा, सो आपने FDI भी किया, आपको टेक्नोलॉजी भी मिली चाइना की, लेकिन साथ ही साथ में क्या हुआ, फॉरेन मार्केट में भी आप इजीली एंटर कर पाओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्किल्स। अब बट ऑब्वियसली जब MNCs जो है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ डील करेगी, सो MNCs कैन शेयर देयर ओन स्किल्स विद द ब्रांचेस कंट्री एंड कैन टेक सम पर्टिकुलर स्पेशल स्किल्स फ्रॉम द ब्रांचेस कंट्री टू द होम कंट्री। सो डेफिनेटली स्किल्स भी आपकी बहुत ज़्यादा उभर कर आती है और आपको टैलेंट एंड कॉम्पिटेंसीज मिलती है व्हेन वी डू मल्टीनेशनल ट्रेडिंग। फिर है एक्सटर्नैलिटीज़। अब बेसिकली क्या होता है ना, MNCs प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिट्स टू द सोसाइटी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ द MNCs। फॉर एग्जाम्पल अगर MNCs का कोई बिजनेस चल रहा है, चाहे वो एप्पल हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, माइक्रोसॉफ्ट का कोई कंपनी हो, सो इनसे क्या होता है ना, आपको अदर एक्सटर्नैलिटीज़ भी मिलती है, मतलब थर्ड बेनिफिट भी आपको मिलता है। जैसे कि अगर MNCs ने सेटअप किया है, सो नॉलेज आपका शेयर हो रहा है, मतलब आप भले से गुड्स एंड सर्विसेज जो है बेच रहे हैं या उनका ट्रेड कर रहे हो, बट साइमल्टेनियसली नॉलेजेस भी आपको शेयर की जाती है, आइडियाज़ मिलता है आपको, स्किल्स मिलता है आपको, वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। मॉडर्न आप कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर पाते हो। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो है बोलकर इसके लिए पैसे मांग रहे हो या बेच रहे नहीं हो, बट ये थर्ड ऐसा पार्ट है जो आपके ट्रेड के साथ आपको मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एक्सटर्नैलिटीज़। जैसे कैसा होता है ना, समझिए अगर मैंने पेड़ उगाया मेरे सोसाइटी में,
ठीक है। सो मैंने पेड़ उगाया कि भाई ये बड़ा होएगा तो मेरे को फल फ्रूट मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में जब तक वो पेड़ बड़ा होता रहेगा फ्रेंड्स, उससे लोगों को ऑक्सीजन भी तो मिल रही है ना। सो इसको हम कहते हैं थर्ड बेनिफिट मिलना टू द सोसाइटी। सो उसी तरीके से जब एमएनसीज लगाई जाती है ना बेटा, तो इससे कम जो दो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ है, होस्ट और ब्रांच कंट्री, दोनों को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है अदर कंट्रीज़ में भी या उन दोनों को इन ट्रेड के अलावा क्या हो रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी मिल रही है और इजीली गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, नॉलेज हो रहा है, स्किल्स वगैरह शेयर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस। एग्जैक्टली, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा सो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा सो विच विल बी गुड फॉर यू। ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एग्जैक्टली, अब मैनी स्मॉल कंट्रीज कुड बी सेड टू हैव अ बिगिन इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एमएनसीज इन्वेस्टमेंट। अब एमएनसीज क्या करती है, छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज पे भी पैसा लगाती है और उनको कन्वर्ट करती है एमएनसीज में। सो बट ऑब्वियसली इससे क्या होगा, अगर छोटा सा कोई स्मॉल इंडस्ट्री है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एमएनसीज में। सो एमएनसीज की वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट जो है हमारे वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जब आप एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करोगे, फॉर एग्जांपल अगर एप्पल है या नोकिया है, सो इंडिया हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका, अफ्रीका, अलग अलग कंट्रीज़ में अगर आपके ब्रांचेस चल रहे तो इट मीन्स योर कॉन्टैक्ट आर इंक्रीजिंग। ठीक है। नेक्स्ट, हायर प्रोडक्टिविटी। एग्जैक्टली, प्रोडक्शन वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि इनका बहुत ही लार्ज एंड जाइंट साइज़ होता है, बहुत पैसा होता है इनके पास, एसेट्स एंड सेल्स बहुत ज़्यादा होता है। सो बट ऑब्वियस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो हम उनके सेल्स को बढ़ा पाएंगे। अगर सेल्स इनका बहुत ज़्यादा है इसका मतलब इनका प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नाउ, टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आपको अडॉप्ट करने मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का जो है क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये इंडिया का है ना, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब अगर इंडिया जो जापान, जर्मनी, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ये सब में एक्चुअली मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या कर रही है, अगर ब्रांच सेटअप कर रही है, सो इससे क्या होगा, इंडिया कैन ऑल्सो एंड ईजिली अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना, जापान, जर्मनी, अफ्रीका एंड अमेरिका। सो इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का एक डिफ्यूजन आता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिल सकती है और टेक्नोलॉजी मूव्स होती है फ्रॉम ब्रांच कंट्री टू होम कंट्री, होम कंट्री टू ब्रांच कंट्री। वेल्थ क्रिएशन, एग्जैक्टली, इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, सो रेवेन्यू मतलब आपका इनकम वगैरह तो बढ़ ही रहा है भाई, इससे क्या होता है, ओवरऑल आपका जो रेवेन्यू इनकम लेवल वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है। फिर है रिडक्शन ऑफ poverty, and but obvious it gives us the employment opportunities. So basically the poverty ratio will decrease somewhere. Okay, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, एमएनसीज जो है बेसिकली डील करती है विद द एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए। सो बट ऑब्वियस एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ऑब्वियस जब आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एमएनसीज के इन्वेस्टमेंट की वजह से कन्वर्ट होगी बड़ी बड़ी में या जॉइंट इंडस्ट्री में, सो ऑब्वियसली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो भी क्या होगा, डेवलप होगा। सो आई होप ये इजी पॉइंटर्स के साथ जो रोल एंड एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज मैंने आपको सिखाया आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the disadvantages of the MNCs. Okay, so be ready for the next video friends. So here I am completed this topic. If anybody have any doubt and difficulty, so kindly do a comment on my YouTube channel. That's all enough for today, and bye bye, have a nice day and take care.